हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम की बहुत शानदार एकदम तैयारी आपकी चल रही होगी। तो आज मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ 101 से लेकर 125 तक के जो केमिस्ट्री के अपने क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उसमें हम 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन आज लेकर आ चुके हैं। आपको यहाँ रहे यहाँ पे 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे टोटल केमिस्ट्री के, और फिजिक्स के यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए, देख लेना इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे आपको दिया एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, और आपको दिया है एथेनॉल। तो एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम भी एथेनॉल ही होता है। क्लियर है भाई? एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम भी एथेनॉल ही होता है। देखो एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल ही होता है। क्लियर? बहुत शानदार भाई, ठीक है। एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल ही होता है। इसका आणविक सूत्र C2H5OH होता है। यह एक प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल है। प्रयोगशालाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखो एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार लेकर आया हूँ। एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम मैक्सिमम बच्चे देखो यहाँ पे एथेनोइक एसिड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एथेनॉल का आईयूपीएसी नाम भी एथेनॉल ही होता है। ठीक है भाई, आगे देखो फिनॉल का आणविक सूत्र क्या है। फिनॉल का आणविक सूत्र क्या है हमसे पूछा है। फिनॉल का आणविक सूत्र क्या है? तो देखो यहाँ पे C6H5OH दे रखा आपको, और यही फिनॉल का आणविक सूत्र है। देखो फिनॉल किसको कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है? OH समूह जुड़ जाता है, तो उसे फिनॉल का नाम दिया जाता है। ठीक है ना? फिनॉल में OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसी कारण से इसके सामान्य अल्कोहल के गुण भी भिन्न होते हैं। यह हल्का अम्लीय होता है, अनेक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है ना? सिंपल C6H5OH हो जाएगा। बता दूं आपको, बेंजीन के ऊपर जब आपके पास फिनॉल जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास जुड़ जाएगा OH, तब बन जाएगा आपके पास फिनॉल। क्लियर है? यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास फिनॉल। आगे देखो, विलियमसन एथिल सिंथेसिस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ईथर सिंथेसिस का उपयोग तो ईथर बनाने के लिए किया जाएगा ना भाई। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा कि ईथर का उपयोग तो ईथर को सिंथेसिस करने के लिए ही किया जाता है। क्लियर है? ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईथर के सिंथेसिस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ईथर के सिंथेसिस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ईथर बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। इसमें सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे भाई काम में क्या लिया जा रहा है। सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाती है और हमें ईथर प्राप्त होता है। निम्न में से अधिक अम्लीय कौन है? एथेनॉल है, मेथेनॉल है, एथेनॉल, मेथेनॉल और फिनॉल और डाईएथिल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय आपके पास है फिनॉल भाई। फिनॉल यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय आपके पास एलिमेंट है, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से इसका। फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि इससे बनाने के लिए फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस द्वारा स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि अधिक अम्लीयता मुख्य आधार है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, फिनॉल नेचुरल FeCl3 विलयन के साथ कौन सा रंग देता है? फिनॉल जो है नेचुरल FeCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा रंग देगा? तो आपके सामने यह है, बैंगनी रंग हमें प्रोवाइड करता है। फिनॉल जो होता है नेचुरल फेरिक ऑक्साइड, है ना, सॉरी न्यूट्रल फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे भी न्यूट्रल लिखा, ओ सॉरी भाई न्यूट्रल ही, न्यूट्रल फेरिक ऑक्साइड के साथ वोयलेट मतलब बैंगनी कलर देता है। ठीक है, और यह फिनॉल की पहचान का प्रसिद्ध रासायनिक परीक्षण है। यह फिनॉल की पहचान का प्रसिद्ध रासायनिक परीक्षण है। इससे हम फिनॉल की पहचान कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, फिनॉल के साथ अगर इसको मिलाया जाता है FeCl3 को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है भाई? वोयलेट अगर रंग मिलता है तो फिनॉल है, और वोयलेट नहीं मिलता है तो फिनॉल नहीं है। डाईएथिल ईथर का रासायनिक सूत्र क्या है? डाईएथिल ईथर मतलब इसमें डाईएथिल हमें दिखेंगे तो सिंपली ईथर का सूत्र होता है ROR। ठीक है, ROR दिखता है। अगर यहाँ पे ROR देखो C2H5 एथिल समूह हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा आपके पास, तो डाई एथिल हो गया, बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया और इधर C2H5 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा आपके पास डाई एथिल ईथर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो, है ना। ऑक्सीजन के परमाणु एथिल के समूहों के बीच स्थित होता है। यह एक रंगहीन वाष्पशील ज्वलनशील द्रव्य है।
पहले इसका प्रयोग बेहोशी की दवा के रूप में भी किया जाता था। देखो ध्यान से, किसकी दवा के रूप में? बेहोशी की दवा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। इथर का सामान्य सूत्र अभी मैंने बताया आपको ROR होता है, तो यहाँ में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ROR। देखो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एरिल तथा एल्किल तथा एरिल समूह को जोड़ता है, इसे सामान्य ROR जैसे प्रदर्शित करते हैं। इथर फंक्शनल ग्रुप की पहचान है, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए ऑक्सीकारक प्रयुक्त होता है। प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जैसे एथेनॉल बताया था ना, एथेनॉल को ही बोला था हमने प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए क्या जो है प्रमुख ऑक्सीकारक होता है, उसकी हमसे बात करें तो जैसे प्राइमरी एल्कोहल को यहाँ पे हमें C2H5OH को यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला है, तो KMNO4 के साथ यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी और KMNO4 को एज ए ऑक्सीकारक हमें उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, KMNO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह प्राइमरी एल्कोहल जैसे एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। पहले एल्डिहाइड में करता है, देखो तो एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे? KMNO4 का ही उपयोग करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। तो फिनोल में OH समूह किससे जुड़ा होता है? ये तो बता दिया था आपको, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, स्टार्टिंग में हमने इसकी डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। फिनोल में OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। चलो देखो, सामान्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल की तुलना में इथर का क्वथनांक कैसा होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए भाई। सामान्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल की तुलना में इथर का क्वथनांक जो होता है वो कम होता है भाई। इथर का क्वथनांक जो है वो कम होता है। इथर में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एल्कोहल में होती है। इसी कारण इथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल की तुलना में कम होता है, इसलिए इथर अधिक वाष्पशील होता है। बात आई समझ में? इथर का क्वथनांक कम होता है, इसमें H बंद नहीं होता और H बंद एक क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एथेनॉल की अगर सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाई जाती है तो सिंपल से शब्दों में हम कह दें तो एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम इथोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं भाई, सोडियम इथोक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। सोडियम धातु की अभिक्रिया करने पर सोडियम इथोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एल्कोहल के रासायनिक गुणों का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है ना। इससे एल्कोहल की पहचान भी की जा सकती है। बहुत शानदार पॉइंट लेकर आया हूँ भाई, बिल्कुल। अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, बाकी कंटेंट जो है एकदम शानदार शेयर करने वाला है, ठीक है ना। शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। फिनोल की NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? देखो, फिनोल की अगर NaOH के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो सोडियम फेनोक्साइड, बेंजीन, टोलुइन और साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन नहीं बनता, बेंजीन नहीं बनता, टोलुइन नहीं बनता, बनता क्या है? सोडियम फेनोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिनोल NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फेनोक्साइड बनाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। एल्कोहल इस प्रकार NaOH से अभिक्रिया नहीं करते, इस प्रकार NaOH से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इथर सामान्यतः किस प्रकार का विलायक है? इथर जो है सामान्यतः किस प्रकार का विलायक है? ऑप्शन देखो, पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पे जो इथर जो है वो एक नॉन पोलर विलायक होता है हमारे पास, अध्रुवीय। नॉन पोलर को बोल देंगे अध्रुवीय, ठीक है भाई। हाँ, तो इथर जो होता है सामान्यतः नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। यह अनेक कार्बनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम होता है। प्रयोगशालाओं में एक्सट्रैक्शन और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बहुत शानदार, एकदम एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 114 नंबर का क्वेश्चन से हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 114 पे यहाँ पे आपको दे रखा है कि एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन करने का प्रमुख उत्पाद क्या बनता है? एल्कोहल का निर्जलीकरण कर दिया भाई, डिहाइड्रेशन कर दिया, तो प्रमुख उत्पाद हमारे पास क्या बनता है? तो प्रमुख उत्पाद की बात करें तो एल्केन बनता है अपने पास, है ना। कंसंट्रेटेड, है ना, शानदार H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल डिहाइड्रेशन करने पर एल्केन बनती है। एल्केन बनती है। एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रमुख उदाहरण है। तापमान बढ़ने पर एल्केन बनने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो एल्केन बढ़ने की संभावना जो है वो अधिक हो जाएगी। निम्न में से प्राइमरी एल्कोहल कौन सा है?
प्राइमरी एल्कोहल की अगर बात करें तो प्राइमरी एल्कोहल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल। तो प्रोपेन 1 ओल जो होता है हमारे पास, वो प्राइमरी एल्कोहल हम उसको बोल सकते हैं। देखो वैसे तो एथेनॉल को प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। ठीक है ना भाई, प्रोपेन 1 ओल OH समूह वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। सेकंड से जुड़ा होता है इसलिए सेकेंडरी, तथा ये तो टेरिटरी है ना, टेरिटरी हो जाएगा, सिंपल जो भी है। 16 में आ जाएगा फिनोल की ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल हमारे पास यहाँ पे जो है पदार्थ बनता है, उत्पाद बनता है। तो फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ तुरंत अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाता है। इस अभिक्रिया में सफेद अवक्षेप बनता है। यह फिनोल की पहचान की एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। क्लियर है। डाईएथिल ईथर का उपयोग पहले मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता था, फर्टिलाइजर, एनेस्थेटिक और फ्यूल और कैटालिस्ट। डाईएथिल ईथर की हमसे बात कर रहा है, तो डाईएथिल ईथर का उपयोग किया जाता था एनेस्थेटिक में किया जाता था। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन सुन लो। पहले उपयोग चिकित्सा में बेहोशी करने के लिए, देखो इसका हम पहले भी उपयोग कर सके, पहले भी इसका एक्सप्लेनेशन कर थे। डाईएथिल ईथर का उपयोग पहले किसमें किया जाता था भाई, चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा शल्य में बेहोशी मतलब ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इनकी अधिक ज्वलनशीलता के कारण इनके स्थान पर अधिक सुरक्षित एनेस्थेटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। एल्कोहल में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंध होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास अभी हमने पढ़ा था, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसका क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके कारण अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही कारण है कि एल्कोहल ईथर से कम वाष्पशील होता है। मेथनॉल वैसिला पदार्थ माना जाता है, क्यों माना जाता है। यह दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है, यह पानी में नहीं घुलता, इसका रंग नीला होता है, और यह ठोस होता है। तो यह दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है। ठोस होगा, हमें क्या मतलब है, ठोस हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान हमें एक चीज से पहुंचा रहा है, दृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मेथनॉल वैसिला पदार्थ होता है, दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है। मेथनॉल शरीर में फॉर्मेल्डिहाइड एवं फॉर्मिक एसिड, शरीर में फॉर्मेल्डिहाइड में और फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों अत्यंत वैसिले होते हैं, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। अधिक मात्रा में सेवन जानलेवा भी हो सकता है। फिनोल का सामान्य नाम क्या है। फिनोल के सामान्य नाम की हमसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर अपना हो जाएगा कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा भाई, कार्बोलिक एसिड। क्लियर है। देखो फिनोल कार्बोलिक एसिड है, इसका उपयोग पहले कीटाणुनाशक में किया जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण यौगिक है कौन, फिनोल। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि मैंने आपको बताया कि ROR होता है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु जो है एक इधर 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ल्यूकास टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है। जो ल्यूकास टेस्ट होता है ना, वो एल्कोहल की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एल्कोहल की पहचान की जाती है। इसमें उपयोग क्या किया जाता है वो ध्यान दे लेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्टियरी एल्कोहल की पहचान की जाती है। इसमें ल्यूकास रिएजेंट जैसे ये ध्यान में रखेंगे भाई। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट किसको कहा जाता है, तो HCl + ZnCl2 को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। और ये आपके पास कंसंट्रेटेड रहेगा, ये आपके पास सांद्र HCl रहेगा। सांद्र HCl + ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक हो जाएगा, का उपयोग किया जाता है। फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। फिनोल जो होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये आपको मैंने बता दिया था, ये हमने फर्स्ट रिएक्शन या स्टार्टिंग में जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ लिया था। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण होता है। फिनोल में H निकलने पर बनने वाला फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस द्वारा स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि फिनोल सामान्य एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा भाई। H को निकालकर ये जो है स्टेबल होने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये रेजोनेंस में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होकर
अधिक अम्लीयता प्रदर्शित करेगा। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है? डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है? एथोक्सी एथेन, ठीक है, मेथोक्सी एथेन, डाइमेथिल ईथर और प्रोपेक्सी एथेन, है ना, प्रोपोक्सी एथेन। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एथोक्सी एथेन, ऑप्शन नंबर ए, एथोक्सी एथेन। IUPAC नामकरण के अनुसार डाइएथिल ईथर का नामकरण एथोक्सी एथेन में होता है। इसमें एक एथिल पेरेंट चेन द्वारा दूसरा एथोक्सी सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। नामक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईथर है? ईथर कौन सा यौगिक है? देखो ध्यान से, पहला ही हमें दिख रहा है, देखो ये इधर CH3 जुड़ा हुआ है, बीच में ऑक्सीजन है और ये इधर CH3 है। तो ईथर यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? पहला ही हमारे पास ईथर हो जाएगा, ये CH3O, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 126 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हर वीडियो में, पर वीडियो में 25 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हमने कम से कम समय में 15 से 20 मिनट के आपको पर वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसमें 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत शानदार एकदम एक्सप्लेनेशन आपका होने वाला है भाई, ठीक है ना। एग्जाम आपका बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक जो है वो बायो में मिल जाएगी। बायो में भी नहीं मिलती है तो पिन कमेंट में मिल जाएगी। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। पिन कमेंट से वहां से जाकर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे इस क्लास की जो PDF है वो आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।